अगर सीधा पढ़ा तो क्या पढ़ो? आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन में नियोजन और उसके विभागों के बारे में जानेंगे तथा उसके कार्य क्या है। नियोजन विभाग व कार्य में पहला कार्य है कार्य मार्ग लिपि। जो ये कैसे कार्य करना है उसको चरणबद्ध तरीके से लिखता है और बताता है कि आपको किस चरण को पहले करना है, फिर किस काम को करना है, फिर किस काम को करना है और कैसे अंतिम रूप देना है। दूसरा है संकेत कार्य। ये संकेत कार्य लिपि जो होता है कर्मचारियों को संकेत कैसे देना है। जैसे आप लोगों ने कबड्डी में खेला देखा होगा तो उसमें 3 तरह के कार्ड नीला, पीला और रेड होते हैं। तो वो संकेत देते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को नीला कार्ड दिखा दिया गया तो वो सही है, सही किया। पीला दिखा दिया गया तो कुछ समय के लिए वार्निंग दी गई है और आपको बाहर बैठा सकते हैं। और अगर रेड कार्ड दिखा दिया गया तो आपको खेल से बाहर किया जा सकता है। तो इसी तरह नियोजन कंपनी में भी कार्ड लिपिक होते हैं और वो कार्ड तैयार करके और टोली नायक को सौंपते हैं। समय एवं लागत लिपिक जो समय और लागत का हिसाब रखने वाला जो लेखाकार होता है वह समय एवं लागत लिपिक होता है। अनुशासन अधिकारी संपूर्ण कार्यों की देखरेख करने वाला, कार्य का नियोजन किस तरीके से हो रहा है, जो हमने नियोजन किया है उस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नियोजन विभाग का कार्य है। उत्पादन विभाग का कार्य दूसरा चैप्टर है। पहला नियोजन विभाग और दूसरा उत्पादन विभाग। देखरेख ये नीति निर्धारण विधायिका है और इसको हम कार्यपालिका के नाम से। तो उत्पादन विभाग या कार्य टोली नायक कार्य को सरल बनाने के लिए विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। टोली नायक होते हैं। फिर गति नायक, हमने अभी गति अध्ययन और समय अध्ययन को पढ़ा तो उसमें गति नायक जो होता है वो कार्य किस गति से, निर्धारित गति से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ये गति नायक का काम होता है। फिर मरम्मत नायक, मरम्मत नायक वह नायक होता है जो मशीनरी कल पुर्जे चलते चलते खराब हो गई तो उसको ठीक कराने का काम वो मरम्मत नायक करता है। निरीक्षक समस्त कार्यों की देखरेख करने वाले को निरीक्षक विभाग कहते हैं। ये इस तरह के होते हैं। इसमें आपको अब अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के उत्पादों के लाभ क्या क्या होते हैं। तो इसमें लाभ जो होते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के उत्पादकों को लाभ, तो उत्पादन व्यय में बचत, श्रेष्ठ उत्पादन, विशिष्टीकरण, श्रम पूंजी में मधुर संबंध हो, अधिकतम कार्य ले सकें, श्रम लागत में कमी, साधनों का समुचित उपयोग, पूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हो, योजनाबद्ध कार्य से लाभ प्राप्त हो, आय में वृद्धि हो सके। तो वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादकों को जो हैं वो 10 प्रकार के लाभ बताए गए हैं। पहला है उत्पादन व्यय में बचत, दूसरा श्रेष्ठ उत्पादन, तीसरा विशिष्टीकरण, चौथा श्रम पूंजी में मधुर संबंध, पांचवा अधिकतम कार्य ले सकना, छठवां श्रम लागत में कमी, सातवां साधनों का समुचित प्रयोग, आठवां पूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण, नौवां योजनाबद्ध कार्य से लाभ और 10वां है आय में वृद्धि। ये सभी टॉपिक जो हैं सरल सरल हैं। फिर वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या लाभ होता है, इसमें है पहला कार्य क्षमता एवं भित्ति में वृद्धि। जब हम वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार कार्य श्रमिकों से लेते हैं तो उसमें उनकी कार्य क्षमता और आधारशिला पर उनके विकास होता है। कार्य में श्रमिक की रुचि, चिंता मुक्ति हो जाती है क्योंकि उनका मानसिक तनाव कम हो जाता है और स्वाभाविक रूप से अपने कार्य को अधिक रुचिपूर्ण करते हैं। श्रमिकों का सर्वांगीण विकास इसके माध्यम से होता है। प्रशिक्षण की चिंता नहीं रहती क्योंकि सब सेवा योजक स्वयं ही इसकी व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त श्रमिक
समय पर सदुपयोग करना सीख जाता है। चौथा है श्रमिकों की शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग करना। वैज्ञानिक प्रबंध विधि द्वारा कार्य का विश्लेषण करके उसे सरलतम इकाइयों से विभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक श्रमिक को वही कार्य दिया जाता है जिसके लिए वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उपयुक्त होता है। श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, ये मानसिक क्रांति जो होती है वो वैज्ञानिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। और इसमें मानसिक क्रांति से तात्पर्य हमने पढ़े हैं कि जो हमारे श्रमिक हैं वो श्रमिक फर्म को अपना समझें और जो फर्म के कार्यकर्ता हैं वो स्वयं को श्रमिकों का सहायक समझें। इसलिए वो दोनों में आपसी सामंजस्य बना रहे और उस आपसी सामंजस्य को कायम रखने के लिए वो निरंतर मानसिक क्रांति में बदलाव लाते रहें। मानसिक क्रांति में जब बदलाव आ जाएगा तो अपने आप बच्चे मानसिक क्रांति के तहत बच्चे जो उसके श्रमिक होते हैं वो श्रमिक उस फर्म को अपना समझने लगते हैं और फर्म जो है उनको अपना मानने लगता है। तो ये मानसिक क्रांति के अंतर्गत होता है। फिर अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के दोष व सीमा। इसमें पहला है अधिक परिश्रम, शोषण की पद्धति, स्वतंत्रता का हनन, कार्य में नीरसता, श्रमिक एकता के लिए हानिप्रद, मालिकवाद को प्रोत्साहन, अन्य कार्यों के लिए अयोग्यता, सुविधाओं का अभाव। इस तरह से इसकी दोष व सीमा कही जा सकती है। उन दोष व सीमा के माध्यम से हम वैज्ञानिक प्रबंध और प्रबंध के संबंध में भली भांति समझ पाएंगे। अगले वीडियो में टेलर तथा फ्योल के सिद्धांत की तुलना पढ़ेंगे। धन्यवाद।